स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। BSc 5 सेकेंड का, ठीक है। आप लोग की देखो 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। कल हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कैसे क्या आने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कुछ एक चीज़ें जो कि वैसे देखा जाए तो वो स्टैटिकल फिजिक्स में है, लेकिन हमारी फर्स्ट यूनिट में थी। जब हमने फर्स्ट यूनिट की थी तब मैंने आपको कहा भी था कि स्टैटिकल फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं इस यूनिट में जो हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि हम स्टैटिकल फिजिक्स कर रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम उन टॉपिक्स को लेते हैं। तो आप चाहो तो इनको आप मतलब भाई आपको पढ़ना है, आप किसी भी यूनिट में लिख लो, या तो आप 4th यूनिट के अंदर ही लिखते जाओ, नहीं तो आप ऊपर यूनिट फर्स्ट डाल करके भी लिख सकते हो, क्योंकि वो फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है ना, पार्ट है जो कि स्टैटिकल फिजिक्स का है। फर्स्ट यूनिट वैसे हमारी पूरी किसकी थी, थर्मो की थी। सेकेंड यूनिट भी थर्मो की थी, आधी आधी सेकेंड यूनिट के बाद से हमने स्टैटिकल स्टार्ट की, ठीक है ना। और थर्ड फोर्थ यूनिट कम्प्लीटली स्टैटिकल में पढ़ी। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का थोड़ा सा पार्ट है। आप चाहें तो आप उसे 4th यूनिट जैसे आप कर रहे हैं उसी में कंटिन्यू कर लो, अदरवाइज ऊपर फर्स्ट यूनिट डाल करके कर लो, जैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये है कि पढ़ना है इससे रिलेटेड, क्योंकि आपके 1-2 क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी लिखवा दूंगी साथ के साथ में, इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालो संवितरण फलन। संवितरण फलन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, विभाजन फलन भी कहते हैं, तो या विभाजन फलन। संवितरण फलन या विभाजन फलन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए संवितरण फलन या विभाजन फलन, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन वैसे आपको मैंने करवा दिया, बीच में हमने लिखा था z बराबर ये होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, प्लस साथ के साथ यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने जितने भी ऊष्मागतिकीय पैरामीटर्स जो भी पढ़े थे, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर, जैसे हमने क्या पढ़ा था, एंट्रोपी पढ़ी, चाहे हमने एनर्जी पढ़ी, टेम्परेचर पढ़ा, माध्य ऊर्जा पढ़ा, तो उन सबको भी संवितरण फलन z के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज रह गई थी, ये हमें पढ़ना है अभी। तो हेडिंग डाल दीजिए संवितरण फलन। लिखो लिखो नियत ताप कैपिटल टी पर, नियत ताप कैपिटल टी पर ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित, ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित किसी भी निकाय की कैपिटल EI वाली, कैपिटल EI वाली ऊर्जा अवस्था I में होने की प्रायिकता। ऊर्जा अवस्था I में मतलब हम क्या मान करके चल रहे हैं, कोई हम ऐसा ले रहे हैं, कोई अगर हम निकाय की बात कर रहे हैं जो कि कोई कैपिटल T टेम्परेचर वाले ऊष्मा भंडार है उसके संपर्क में है, ठीक है। तो हम ये ले रहे हैं कि निकाय की ऊर्जा जो है EI अलग अलग अवस्थाओं में होती है, तो हम EI की IV अवस्था में होने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो EI ऊर्जा वाली अवस्था I में होने की प्रायिकता, I में होने की प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। ये हम ऐसे पढ़ चुके हैं स्टैटिकल में, जब हमने 3rd यूनिट लिखा था वहाँ हमने प्रोबेबिलिटी, जहाँ आप लोगों को ध्यान हो हमने जहाँ पे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन वाली चीज़ें यूज में ली थी, ऊष्मागतिकीय प्रायिकता की बात की थी,
वहाँ पर हमने ये फॉर्मूला भी लिखा था प्रोबेबिलिटी का, और वहीं पे हमने इंट्रोड्यूस किया था संवितरण फलन z को कि z क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद ही हम सारे मान z के फॉर्म में लिखने लग गए। ध्यान हो आपको स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन z का ही तो हमने लिया था, ln z लेना था हमने, तभी तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाया था ना। तो वो z यही संवितरण फलन था। लेकिन हम इसे फिर इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन कभी आ जाए तो किस फॉर्म में लिखा जाता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो प्रायिकता p बराबर क्या होती है, p बराबर समेशन i के लिए e की पावर माइनस बीटा ei अपॉन e की पावर माइनस बीटा ei, सॉरी इसको मैं लिखो p इक्वल टू e की पावर माइनस बीटा ei अपॉन समेशन सारे आईवी कणों के लिए e i इंटू e की पावर माइनस बीटा ei। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चाहें तो ये ei इस कंडीशन में अपन हटा भी सकते हैं, हटा के ओनली ये लिख लो समेशन i। अपने पास क्या होता है प्रायिकता का मान, ठीक है। जब आपके पास कभी ऐसा न्यूमेरिकल आपको दिखे, न्यूमेरिकल में एक्चुअली में क्या फर्क पड़ता है, ये होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी। जैसे ei का मान है, कोई आपको मान लो कोई कंडीशन दे दी किसी दोलित्र के लिए, किसी ऑसिलेटर के लिए, कि उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात कर ली, ठीक है। और फिर आपको कहा कि टोटल उसकी टोटल एनर्जी की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको दे रखी है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, वो वैल्यू तो आपकी हो जाएगी यहाँ ei का मान अपॉन में समेशन में अपने पास क्या आएगा, टोटल उसकी सारी स्टेट्स की एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है वो मतलब है यहाँ पे। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। लिख लिया। अब यहाँ पर आपके पास ये जो समेशन में दिख रहा है, यहाँ हम बात करें, लिख लो ये चीज समेशन e की पावर माइनस बीटा ei। हमने क्या कहा है, ये लिखा है कि कोई जैसे हमने ऑसिलेटर का एग्जांपल लिया तो सारी अवस्थाओं के लिए उसके पास क्या एनर्जी का मान है उसको शो करता है, ठीक है, टोटल एनर्जी का मान। तो लिखो इसमें, लिखो यहाँ समेशन i e की पावर माइनस बीटा ei निकाय की सभी अवस्थाओं के लिए, निकाय की सभी अवस्थाओं के लिए बोल्ट्जमान गुणांकों का योग है, बोल्ट्जमान गुणांकों का योग है। इसे इसे अवस्थाओं का योगफल, इसे अवस्थाओं का योगफल या संवितरण फलन कहते हैं, अवस्थाओं का योगफल या संवितरण फलन कहते हैं। तथा तथा कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपके पास संवितरण फलन होता है, इम्प्लाई Z का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, समेशन I के लिए e की पावर माइनस बीटा ei। ये होता है आपका संवितरण फलन। लिख लो बीटा बराबर यहाँ पर क्या होता है, बीटा इक्वल टू, यहाँ लिख लेना, यहाँ बीटा इक्वल टू 1/kT, बीटा इक्वल टू 1/kT। क्लियर है, लिख लिया। ये होता है आपका संवितरण फलन, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये आपको प्रोबेबिलिटी टोटल इसके इक्वल होती है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी और अपॉन किसी भी निकाय की टोटल एनर्जी। यहाँ बोले कि जितने भी बोल्ट्जमान गुणांक इन सबका टोटल योग आई के लिए, कोई आई अगर हमने बोल्ट्जमान गुणांक ले रखे, ये जो बीटा हमने ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो समेशन में जो टोटल वैल्यू होती है इसे क्या कहा जाता है, संवितरण फलन। अब हम देखते हैं संवितरण फलन का अलग अलग उष्मागतिकीय जो भी प्राचल है उनसे क्या रिलेशन होता है, ठीक है।
ऊष्मागतिकीय फलनों में संबंध। संवितरण फलन Z एवं विभिन्न ऊष्मागतिकीय फलनों में संबंध। संवितरण फलन Z एवं विभिन्न ऊष्मागतिकीय फलनों में संबंध। ठीक है, पहला संबंध अपन किसमें देखेंगे? माध्य ऊर्जा। फर्स्ट लिखो माध्य ऊर्जा या मीन एनर्जी। ठीक है, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? ई बार से। मीन एनर्जी ई बार। ठीक है, अब ई देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर भी वही मानेंगे कि कोई एक हमने पढ़ा सा कोई निकाय ले लिया। निकाय किस पर है? कोई किसी टी टेम्परेचर पर अपने जो भी इसका सराउंडिंग है, इसका बाकी वातावरण है, उसके साथ में ऊष्मीय साम्यावस्था में। ठीक है, उस निकाय की हमने बहुत सारी अलग अलग अवस्था फलन ले ली या ऊर्जा है, प्रत्येक अलग अलग अवस्था के सापेक्ष ऊर्जा का मान भी अलग अलग होगा। तो किसी आईवे अवस्था के सापेक्ष अगर हम ऊर्जा की बात करें या आईवे अवस्था में होने की उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो जब हमने पी का मान लिखा था e की पावर माइनस बीटा ए अपॉन समेशन में e की पावर माइनस बीटा ए। ठीक है, सेम उसी तरीके से तो लिखो इसमें, माना एक गैस परम ताप कैपिटल T पर, माना एक गैस परम ताप कैपिटल T पर साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है तथा किसी ऊष्मा भंडार के ऊष्मीय संपर्क में है, किसी ऊष्मा भंडार के ऊष्मीय संपर्क में है, तो ऊर्जा EI की, तो ऊर्जा ये EI की किसी अवस्था I में, ऊर्जा EI की किसी अवस्था I में अणु के होने की प्रायिकता, अवस्था I में अणु के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी PI इक्वल टू e की पावर माइनस बीटा EI अपॉन समेशन I के लिए e की पावर माइनस बीटा EI। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो गई अपने पास? ये प्रोबेबिलिटी का मान। दूसरी चीज अपन यहाँ बात करें, क्योंकि अपने पास यहाँ पर देखो क्या है, अब अपन बात कर रहे हैं कि कोई एक निकाय ले रखा है, उसमें अपन कणों की एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ये मानते हैं कि उनके बीच में किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही गैसों में, ठीक है, गैस के अणुओं में किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही, इसका मतलब उनके पास जो टोटल एनर्जी है वो केवल किसके कारण होगी? केवल गतिज ऊर्जा के कारण होगी, अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा उनके पास उपस्थित नहीं होगी। ठीक है, तो लिखो, माना गैस के अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया नगण्य है, माना गैस के अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया नगण्य है, वह उनकी माध्य स्थितिज ऊर्जा, वह उनकी माध्य स्थितिज ऊर्जा, वह उनकी माध्य स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की तुलना में नगण्य है, माध्य स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की तुलना में नगण्य है। अतः अणुओं की माध्य ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? अणुओं की माध्य ऊर्जा ई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन EI इंटू PI। इक्वेशन नंबर 2, ई बार इक्वल टू समेशन EI इंटू PI। समेशन किसके लिए? I कणों के लिए, EI इंटू PI। क्लियर लिख दिया? तो यहाँ पर क्या करते हैं, PI का मान यहाँ से रख देते हैं समीकरण में, तो PI का मान रखने पर क्या हो
हो जाएगा ई बार इक्वल टू समेशन, अब ऊपर नीचे दोनों समेशन ई आई के साथ में पी आई का मान रखो, तो पी आई का मान क्या है ऊपर ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन आई के लिए ई की पावर माइनस बीटा ई आई। क्लियर है। अब यहाँ पर अपने पास ये जो पूरा मान है ये किसके बराबर है, z के बराबर है, तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं ई बार इक्वल टू समेशन आई ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन z। लिख सकते हैं z के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्योंकि z का मान क्या है, क्योंकि z इक्वल टू समेशन आई ए की पावर माइनस बीटा ई आई के इक्वल है। क्लियर है, z का मान है। अगर अपन यहाँ से z का बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या वैल्यू मिलेगी, डेल z अपॉन डेल बीटा, डेल z अपॉन डेल बीटा। तो देखो समेशन में e की पावर माइनस बीटा ई आई एज इट इज हो जाएगा, और आपको करना पड़ेगा बीटा ई आई का बीटा के रेस्पेक्ट में, तो मान ओनली कितना रह जाएगा माइनस ई आई की इक्वल, वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ई आई, कैपिटल ई लिख लेना सबको। ठीक है ना, कैपिटल ई का मान है, तो डेल जेड अपॉन डेल बीटा का मान कितना आ गया माइनस समेशन ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, इस फॉर्म में लिख देते हैं इसको माइनस ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये मान किसके बराबर है, इसी के बराबर मिल गया अपने को समेशन में डेल जेड अपॉन डेल बीटा के बराबर, तो ये मान अपन रख देते हैं इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर ई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई पूरे का मान माइनस डेल जेड अपॉन डेल बीटा के इक्वल, और अपॉन में अपने पास जेड ऑलरेडी है। लो यहाँ से पहले से ये लिख सकते हैं ई बार इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल बीटा की तरह है, ठीक है। या इसे अपन ये भी लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल बीटा किसका हो, डेल जेड अपॉन जेड का, डेल जेड अपॉन जेड किसकी वैल्यू होती है एल एन जेड के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस है डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड लिख सकते हैं। एल एन जेड का अगर आप करोगे तो यही मान आएगा डेल जेड अपॉन जेड की वजह से एल एन एक्स का वैल्यू क्या होता है डी एक्स अपॉन एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब बीटा बराबर अपने पास क्या होता है, यहाँ पर ये बीटा, तो चूंकि बीटा बराबर होता है ये आपके पास ई बार का मान आ गया, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो 4, ठीक है। यहाँ से बीटा बराबर अपने पास क्या होता है 1 अपॉन के टी के इक्वल होता है, ठीक है। अपने पास मान क्या दे रखा है डेल अपॉन डेल बीटा के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से अगर अपन बीटा का टी के रेस्पेक्ट में कर दें, अगर अपन मान निकालें इम्प्लाइज डेल बीटा अपॉन डेल टी, मतलब कि 1 अपॉन टी का कितना मान हो जाएगा माइनस 1 अपॉन के टी स्क्वायर के इक्वल, क्लियर है, किसका मान हो जाएगा ये टी का। अब अपन समीकरण 4 को
इसको हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो देखो मान क्या मिल जाएगा। समीकरण 4 से ई बार इक्वल टू, हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं माइनस डेल अपॉन डेल टी, ठीक है, एल एन जेड, और इंटू में लिख देते हैं अपन डेल्टा टी अपॉन डेल बीटा। कैसे? डेल्टा टी से गुणा व भाग करने पर, डेल्टा टी से गुणा और भाग करने पर, अब वहाँ अपने पास वैल्यू आ रही डेल्टा टी अपॉन डेल बीटा, अपने पास क्या निकाल रखा है अपने, डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा टी, तो उल्टी करके अपन इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अपने पास मान क्या आ जाएगा, ई बार इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड, और इसका मान माइनस वन अपॉन के टी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, के टी स्क्वायर, उल्टा मान हो जाएगा, ये डेल बी अपॉन डेल टी का मान है, यहाँ डेल टी अपॉन डेल बी रख रहे हैं, इसका उल्टा माइनस वन अपॉन के टी स्क्वायर, ई बार इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के टी स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल टी ऑफ एल एन जेड। ये अपने पास माध्य ऊर्जा का मान होता है संवितरण फलन जेड के फॉर्म में। क्लियर है? ये माध्य ऊर्जा आई है। अब अगर अपन बात करें टोटल एनर्जी, अगर अपन प्रति मोल की बात करें, ये अपन ने किसी भी एक अणु के लिए बात की, गैस के अणु की, कुल ऊर्जा की बात करें प्रति मोल, तो कितनी ले लेते हैं, ई नॉट टोटल एनर्जी इक्वल टू एन इंटू ई बार, टोटल मान लिया कि गैस में टोटल अणुओं की संख्या कितनी, कैपिटल एन है, तो आपके पास ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। नोट करना, ये होती है माध्य ऊर्जा का मान संवितरण फलन के फॉर्म में। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ आपने ये हेडिंग डाला है माध्य ऊर्जा। इससे पहले अगर आपके पास जगह हो एक लाइन तो उसमें क्वेश्चन लिखो। ये जहाँ आपने हेडिंग डाला, अलग अलग हमने पहले क्या लिखा, इससे पहले कि संवितरण फलन जेड का विभिन्न ऊष्मागतिक पैरामीटर्स के साथ में संबंध है, उसके बाद आपने फर्स्ट डाला माध्य ऊर्जा। अगर बीच में आपके पास ऊपर जगह हो तो वहाँ लिखो, अदरवाइज लास्ट में लिख लो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आया हुआ है देखो, संवितरण फलन किसे कहते हैं, संवितरण फलन किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, उसके साथ आया हुआ है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी निकाय में अणु की माध्य ऊर्जा, किसी निकाय में अणु की माध्य ऊर्जा निम्न होती है, निम्न होती है, और आपको ये वैल्यू दे रखी है, ई बार इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। ये क्वेश्चन लिख लो कि किसी निकाय में अणु की माध्य ऊर्जा निम्न होती है, ई बार इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड, मतलब आपको ये चीज प्रूफ करके बतानी है कि ये मान होता है। तो पहले समीकरण फलन का हमने जो फॉर्मूला लिखा वो, प्लस साथ में आपको ये पूरी इक्वेशन करनी होगी। ये आपके 2013 में ही आया हुआ क्वेश्चन है।
फर्स्ट रिलेशन। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड किसके साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत यूज में आता है ये, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा। बाकी रिलेशंस में कभी पूछ लेते हैं या नहीं भी पूछे, लेकिन ये आया हुआ है, पहले 2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट लिखो सेकंड, सेकंड रिलेशन ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, सीवी, ऊष्माधारिता सीवी। ठीक है, तो देखो सीवी बराबर अपने पास क्या होता है, हम डायरेक्टली किसी एन अणु के लिए बात कर रहे हैं, गैस के सीवी इक्वल टू एन इंटू, मैंने लेते हैं सीवी का वैल्यू क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल टी। यहाँ पर अपने पास एनर्जी माध्य ऊर्जा के फॉर्म में, तो अपन ले लेते हैं डेल ई बार अपॉन डेल टी, ये मान ले लिया। ठीक है, ये सीवी का अपने पास फॉर्मूला हो गया। अब अपन ने ई बार का मान क्या लिया, समीकरण 4 से, समीकरण 4 कौन सी है, देखो पीछे अपन ने जहाँ पे मान लिया है डेल टी का, ठीक है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा बीटा, डेल ई अपॉन डेल्टा बीटा का मान अपन ने लिया है, किसके इक्वल लिया था मान, डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड के इक्वल। ई का मान लिया है डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड के इक्वल लिया था, ई बार इक्वल टू मान क्या आया था, डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, ये मान आया था। ये मान हम यहाँ ई बार की जगह पुट कर देते हैं। समीकरण 4 जो पीछे हमने इक्वेशंस में लिखी उसी को कंटिन्यू करते हैं, इसे भी लास्ट में कोई इक्वेशन नंबर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 या 6 जो भी हो। तो ई का मान हमने ये लिया है, ई बार है, सॉरी वेक्टर नहीं है, ई बार माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, ये मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अपने पास सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एन एज इट इज, माइनस आ जाएगा बाहर, यहाँ मान अपने पास डेल अपॉन डेल टी है, इंटू आपके पास क्या होगा, डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, डेल अपॉन डेल टी इंटू डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड के इक्वल हो जाएगा मान। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं अपन। क्लियर है। अब यहाँ अपन किससे करें, इसको आगे सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये होता है कि डेल्टा अपॉन डेल बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको। जैसे यहाँ हमने आगे सॉल्व करने के लिए क्या किया था, डेल टी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ हम कर देते हैं डेल बीटा से डेल बीटा से गुणा और भाग करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से सी वी इक्वल टू माइनस एन एज इट इज डेल अपॉन डेल बीटा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास इंटू में ये पूरा वैल्यू क्या है, डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, और डेल अपॉन डेल टी बच गया, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, डेल बीटा को, तो ये हो जाएगा डेल बीटा अपॉन डेल टी। क्लियर है, इसको डेल बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो डेल अपॉन डेल बीटा मल्टीप्लाई में आ गया और ऊपर एक डेल्टा बीटा मल्टीप्लाई में आ गया, सॉरी एक नीचे डिवाइड में आ गया यहाँ पर और एक ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, डेल्टा बी से हमने इसको गुणा भाग कर दिया। अब हमारे पास मान किसका है, डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा टी हमने निकाला था, क्योंकि बी
बीटा बराबर क्या था, बीटा बराबर था 1/kT। यहाँ से हमने वैल्यू निकाला था एम्प्लाइज डेल बीटा अपॉन डेल टी आपको निकालना हो तो कितना आ जाएगा -1/kT² के इक्वल। ये मान यहाँ पे पुट कर दो तो सी बी इक्वल टू एम्प्लाइज क्या आ जाएगा -n डेल अपॉन डेल बीटा इंटू डेल अपॉन डेल बीटा ln z, और इसका मान रख लेंगे -1/kT² माइनस माइनस प्लस फाइनल रिजल्ट सी बी बराबर क्या हो जाएगा n/kT², इसको पहले लिख लिया, इंटू डेल अपॉन डेल बीटा और ये डेल अपॉन डेल बीटा ln z। ऐसे हम कंबाइंड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सी बी इक्वल टू n/kT² डेल स्क्वायर अपॉन डेल्टा बीटा स्क्वायर, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है किसको, ln z को बीटा के रेस्पेक्ट में, तो अपने पास मान आ जाएगा सी बी ऊष्माधारी था, नोट कर लो। यहाँ पे इसमें फर्स्ट हमने किसका ई बार का मान निकाला था, ई बार का मान ही इन सब में यूज में आएगा। सबसे पहले देखते हैं माध्य ऊर्जा को कैसे लिखते हैं जेड के फॉर्म में, वो अगर हमें पता हो तो उसी का यूज करके बाकी सब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमने ई बार के फॉर्म में ही लिखा है, आगे जो भी हम पढ़ेंगे ई बार वहाँ मेनली यूज में आएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, मिलता नहीं है इस पर। हाँ चलो थर्ड पॉइंट लिखो, एंथैल्पी। एंथैल्पी ध्यान है, इससे देखो ये पढ़ने से आपको एक फायदा हो जाएगा, पीछे का जो आप लोग भूल के बैठे हो ना, थर्मोडायनेमिक्स भूल गए हो, अब स्टैटिकली पढ़े जा रहे हो तो आप लोग का फिर से थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, चीज़ें आपको टर्म्स फिर से याद आ जाएगी कि क्या क्या पहले पढ़ा था। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमें याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, एंथैल्पी, एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं, एच से, एच बराबर हम क्या लेते थे, यू प्लस पी वी के इक्वल होता था एंथैल्पी, U प्लस पी वी, यहाँ U की जगह अपन क्या बात कर रहे हैं, माध्य ऊर्जा की। ठीक है, और जो भी
गैस के कैपिटल एन अणुओं के लिए एंथैल्पी H इक्वल टू एन इंटू यू की जगह हमारे पास एनर्जी है ई बार प्लस पी वी। अब यहाँ भी हम ई बार का ही यूज़ लेंगे, इससे पहले माध्य ऊर्जा हमने निकाली उस फॉर्म में। इसको हम नाम दे देते हैं कोई इक्वेशन नंबर, फर्स्ट नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। एन इक्वल टू कितनी होगी हमारे पास ई बार प्लस पी वी के इक्वल, ठीक है। दोनों को हम खोल देते हैं तो एच बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ई बार प्लस एन पी वी, ठीक है। आदर्श गैस की इक्वेशन से आपको ध्यान हो तो पी वी इक्वल टू क्या होता है, के टी इम्प्लाइज एच बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ई बार प्लस एन के टी। पी वी का हमने मान रख दिया के टी के इक्वल, क्लियर है, ये मान हमने रख दिया। अब ई बार का हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, क्योंकि ई बार इक्वल टू वैल्यू क्या है, के टी स्क्वायर। अभी जो फाइनल रिजल्ट हमने निकाला ई बार का, किसके बराबर वैल्यू निकाली थी, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड के इक्वल। ये मान यहाँ पे एज इट इज पुट कर दो तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज एच इक्वल टू एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड प्लस एन के टी एज इट इज। क्लियर है, दोनों में आपको दिख रहा हो तो एन के टी दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं इसको। तो अपने पास एच बराबर क्या हो जाएगा, एन के टी कॉमन ले लिया, यहाँ तो बन जाएगा 1 प्लस एन के टी स्क्वायर में से टी कॉमन ले लिया, क्या बच गया, टी इंटू डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, एंथैल्पी का मान एच के फॉर्म में, सॉरी जेड के फॉर्म में, जेड संवितरण फलन। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी लेते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी एंट्रोपी एस। एंट्रोपी के लिए सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पे संवितरण फलन का मान अपने पास क्या मिला, संवितरण फलन z इक्वल टू कर लिया समेशन i के लिए e की पावर माइनस बीटा ई आई, ये रही वैल्यू ले ली। अगर अपन बात करें कि ये अपन किसके लिए ले रहे थे, कोई भी गैस में अलग अलग अवस्था या किसी भी निकाय की समेशन आई अपन ने किसके लिया था कि टोटल आई जितनी भी अवस्था है उन सबके लिए अपन टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ
समीशन वैल्यू किसी की इक्वल है, तो माना निकाय में कुल अवस्थाओं की संख्या कितनी ले लेते हैं, ओमेगा ई है, हमने इसके इक्वल मान लिया। ठीक है, या हमारे पास कोई z का मान आया था इसके इक्वल। z के मान में समेशन का मतलब क्या होता है, आप जिस भी निकाय के लिए बात करो, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी के लिए बताया था, प्रोबेबिलिटी का मान क्या आया था, e की पावर माइनस बीटा ए अपॉन में समेशन e की पावर माइनस बीटा ए। तो ऊपर जो e की पावर माइनस बीटा ए आई था वो हमने क्या कहा था, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो आपको एनर्जी का मान दिया हो, और जबकि अपॉन में समेशन सारी अवस्थाओं के लिए, उस निकाय में जितनी अवस्था है उनके लिए। एग्जाम्पल जैसे ऑसिलेटर के लिए आपको मान लो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मान दे रखा है, तो वो आ जाएगा ऊपर, और नीचे आएगा कि टोटल हर अवस्था के लिए टोटल जो उस ऑसिलेटर की एनर्जी है वो, ठीक है, वो इक्वल होती है। तो हमने कुल अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई ले ली। ठीक है, तो इस कंडीशन में एम्प्लाइज हमारे पास z का मान क्या हो जाएगा, समेशन को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो ओमेगा ई की पावर माइनस बीटा ई आई के इक्वल। ठीक है, किसी आई भी कंडीशन के लिए। अगर हम बात करें माध्य ऊर्जा ई के लिए, माध्य ऊर्जा ई बार के लिए, तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, z इक्वल टू ओमेगा ई बार इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई बार। ठीक है, आई अपन हटा देते हैं, अब आई कंडीशन की बात नहीं है, तो अपने पास टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, z बराबर ओमेगा ई की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी ओमेगा ई बार और ई की पावर माइनस बीटा ई बार। क्लियर है यहाँ से, ये हमारे पास, इसको कोई नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अगर हम इस इक्वेशन का लॉग लेते हैं, लॉग क्यों ले लें, क्योंकि देखो पहले हम बात करें एंट्रोपी के लिए, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि एंट्रोपी, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है एस बराबर हमने पढ़ रखा है के एल एन ओमेगा के इक्वल, यही ओमेगा है। ओमेगा हम यहाँ ले लेते हैं ई बार माध्य ऊर्जा के लिए, तो ओमेगा हम इस फॉर्म में ले लेते हैं, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसके इक्वल होती है एंट्रोपी, एस बराबर जो हमने थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ था, ठीक है, एस इक्वल टू के एल एन ओम के इक्वल, किसी ई बार एनर्जी पर तो वैल्यू क्या हो जाएगी एल एन ओम एन ई बार एनर्जी पर। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या लेना है, इसका मतलब ये ओमेगा ई का मान अपने पास है, अगर अपन लॉग ले लें दोनों तरफ और फिर वहां से अपन एल एन ओम का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन इस इक्वेशन 1 का दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो देखो लॉग लेने पर, लॉग को हिंदी में शायद लघुगणक कहते हैं, तो लघुगणक लेने पर, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एल एन जेड इक्वल, यहाँ पे लोग ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, आपके पास एक वैल्यू तो क्या आ जाएगी एल एन ओम ई बार, और इंटू में इसके लोगे आप दोनों में, तो वैल्यू देखो पहले अपन टोटल ले लेते हैं एल एन किसका, ओम ई बार ओमेगा ई बार इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई बार का। क्लियर है, m इंटू एन की तरह हम इसको मान सकते हैं, तो लॉग m इंटू एन किसके बराबर, लॉग m प्लस लॉग n के बराबर होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं लॉग ओमेगा ई बार का प्लस लॉग ई की पावर माइनस बीटा ई बार का, लॉग और ई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू ओनली कितनी बच जाएगी एल एन ओम ई बार प्लस या माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ हम लिख लें माइनस का बीटा ई बार, केवल ये मान हमारे पास बच जाएगा एल एन जेड के ऊपर। क्लियर है, एल एन जेड बराबर ये मान बच जाएगा, तो यहाँ से हमें तो एल एन ओम का मान निकालना है इसमें रखने के लिए, तो एल एन ओम का मान मतलब अपने पास क्या आ गया, इम्प्लाइज एल एन ओम इक्वल टू एल एन जेड प्लस बीटा ई बार, ये अपने को रिजल्ट मिला है एल एन ओम का, एल एन ओमेगा। अब ये मान हम यहाँ रख देते हैं इस इक्वेशन में, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू हो जाएगी एस इक्वल टू के
ओम ई बार का मान हम यहाँ से रख देते हैं ln z प्लस बीटा ई बार। ठीक है, इसको ओपन कर लिया तो एक तो हो गया k ln z प्लस k बीटा ई बार। अब यहाँ पे हमें दोनों मान रखने पड़ेंगे, k का भी वैल्यू रख देते हैं हम, बीटा का भी रख देते हैं, या k छोड़ देते हैं, बीटा का मान रख देते हैं और ई बार का मान भी रख देते हैं। तो नोट कर लो। अपने पास s का मान आ गया। अब बात करें यहाँ पर ई बार का मान रखने पर, s इक्वल टू क्या हो जाएगा k ln z प्लस k बीटा का मान कितना होता है 1/kt इंटू में ई बार का मान। ई बार का मान क्या आया था अपने पास kt स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ln z, यही मान आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे kt से अपना ये k कैंसिल और एक ये t कैंसिल, क्लियर है। अपने पास k इंटू टी बच जाएगा, k ln z प्लस यहाँ पर k इंटू टी डेल अपॉन डेल टी ln z, ये अपने पास मान आ जाएगा s का मान। लिख लो। दोनों में से कॉमन भी लेना चाहो तो क्या कॉमन ले सकते हो, k कॉमन ले सकते हो, बराबर में k कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ln z प्लस टी डेल अपॉन डेल टी ln z। ठीक है, ये मान आ जाएगा s के लिए। अगर अपन बात करें पूरे निकाय के लिए, n अणुओं के लिए, संपूर्ण निकाय के लिए बात करें तो आपके पास s इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस n से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, n इंटू के ln z प्लस टी डेल अपॉन डेल टी ln z। ये होता है एंट्रोपी का मान समीकरण फलन के रूप में। नेक्स्ट लिखते हैं पैरामीटर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या पढ़ा था अपने F। ये आपको सारे के सारे पैरामीटर्स जो पहले पढ़े थे, अगर भूल चुके हो तो आपको यहाँ से फिर से ध्यान आ जाएगा। और सबको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, Z के फॉर्म में लिख रहे हैं, संवितरण फलन के रूप में। तो Z आप ऐसे ही समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि जहाँ हर मान को उसके रूप में लिखा जा सकता है, स्पेशल डेरिवेशन
इक्वेशन है सबके लिए कि सबको आप z के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। इसका मतलब z का मान इन सारे पैरामीटर्स पर एप्लीकेबल होता है, इसीलिए समीकरण फलन बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण फलन स्पेशली बताता है कि एक्चुअली में आप उस जो भी पैरामीटर पढ़ रहे हो, जैसे एंट्रोपी पढ़ा तो एंट्रोपी का वितरण कैसे करोगे पूरे निकाय पर, वो उसका समीकरण फलन कहलाता है। इसीलिए हम हर मान को z के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालो, फिफ्थ हो गया हमारा ये फिफ्थ। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। लिख सकते हो आप इसको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F। F का फॉर्मूला अपने क्या पढ़ा था, F इक्वल टू, अगर आपको ध्यान हो, F बराबर होता है U माइनस TS होता है। यहाँ हमारे पास माध्य ऊर्जा क्या है, ई बार है। माध्य ऊर्जा ई बार के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल टू ई बार माइनस TS। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब हमें ई बार भी पता है, एस भी पता है, दोनों की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो जेड के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ई बार भी जेड के फॉर्म में हमारे पास है और अब एस भी जेड के फॉर्म में है। तो देखो, चूंकि ई बार इक्वल टू क्या होता है, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। क्लियर है। एस एंट्रोपी, एस बराबर अपने पास क्या बना है, एस बराबर आया है के इंटू में एल एन जेड प्लस एल एन जेड प्लस में क्या आया, टी इंटू डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड, टी इंटू डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। क्लियर है। ये दोनों मान इक्वेशन 1 में डालते हैं। क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू ई बार मतलब के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास के एल एन जेड, के को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है। तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा के एल एन जेड प्लस टी, इसके साथ में भी के यहाँ बाहर था, अंदर दोनों में अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। के एल एन जेड हो गया प्लस ये हो जाएगा के टी डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी और इस एस के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, टी है, ये बाहर हमने टी और लगा दिया। क्लियर है। इक्वेशन 1 में मान रखा है, ये हमारे पास कंप्लीटली किसका मान आ रहा है, ये ई बार का मान आ गया। ये देखो, ये ई बार का मान आ गया माइनस टी और इंटू में एस, एस का ये पूरा मान है, के को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये मान आ गया। अब माइनस अंदर लगा के इसको खोल देते हैं तो आपके पास एफ इक्वल टू हो जाएगा, ये एज इट इज के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस के एल एन जेड और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस का, अच्छा ये टी इनके साथ मल्टीप्लाई में और है, टी को और मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर भी आ जाएगा के टी एल एन जेड और माइनस। ठीक है। माइनस को भी हम अंदर अप्लाई कर रहे हैं और साथ में टी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस का के टी एल एन जेड और ये हो जाएगा माइनस का के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। ये दोनों वैल्यू सेम है, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड पॉजिटिव और ये हमारे पास माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए
मतलब एफ इक्वल टू छोटा सा रिजल्ट आ गया हमारे पास माइनस के टी एल एन जेड। ये हमारे पास एफ का मान आ गया। कहीं अगर हम संपूर्ण निकाय के लिए बात करें, मतलब कैपिटल एन पार्टिकल्स के लिए, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का एन के टी एल एन जेड, माइनस का एन के टी एल एन जेड, प्रति मोल कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ये जो वैल्यूज अपन एन के लिए लेते हैं ना, ये कौन सी वैल्यूज होती है? प्रति मोल। सब में अपन जो लास्ट में वैल्यू निकालते हैं वो प्रति मोल होती है। जैसे ये प्रति मोल हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो गई, इससे पहले प्रति मोल हमारे पास एंट्रोपी आई थी, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। देखो कितने सारे पैरामीटर्स हैं और इनमें से एग्जाम में कोई से भी पूछ सकता है। जैसे अपने माध्य ऊर्जा के लिए देखा फॉर्मूला, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका यूज़ करके अपने बाकी सब निकाला है, इसीलिए। और कई बार एग्जाम में मान लो अगर आपसे कोई बीच में से कोई सा भी पूछ लिया, अगर एंट्रोपी पूछ लिया, अब जैसे एनर्जी वाला निकाला वो तो ठीक है, शुरुआती अपने वहाँ से क्या आपने निकाल लिया। सपोज आपसे बीच में एंट्रोपी का पूछ लिया, एंट्रोपी का भी अपन ने देखा बड़ा सारा था, पूछ सकता है वो। लेकिन एंट्रोपी के लिए फिर आपको ई का मान डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्यों? अगर एंट्रोपी में ई का मान यूज में आ रहा है, अब अगर आपको ई का मान याद नहीं है तो पहले तो आप पूरा ई निकालोगे और फिर एंट्रोपी निकालोगे, तो आपको उसमें डबल टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इन मानों को स्पेशली याद रखो। तो उसमें ई का मान तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सब में यूज आ रहा है, तो एटलीस्ट ई का मान तो याद रखो ही। क्या होता है? के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड। ठीक है, तो वो मान डायरेक्टली याद रखना है। देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। 5th नंबर होगा या 6 नंबर होगा? 6 नंबर होगा वो अपना, है ना। 5th तो अभी था। 6 नंबर पे लिखो दाब, प्रेशर, प्रेशर। अब यहाँ पर दाब के देखो कई सारे फॉर्मूले होते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, वो भी अपना दाब कहलाता है। E इक्वल टू होता है ना एफ अपॉन ए। नॉर्मली अपन यही वाली डेफिनेशन देते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल किसके बराबर होता है? दाब के इक्वल। यहाँ लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो अपन इसी के रेस्पेक्ट में इसका फॉर्मूला देंगे। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स के रेस्पेक्ट में। तो पी का फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में अपन कैसे दे सकते हैं? पी इक्वल टू होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी। दाब P इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी जब कांस्टेंट T हो। अब ये मान कहाँ से आया? V के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करोगे आपके पास मान आ जाएगा। लेकिन ये है अपन उतना निकालने बैठे हैं, उतना अपने पास टाइम नहीं है और उतना ज़रूरी भी नहीं है, तो अपन डायरेक्टली मान ध्यान रख ले तो वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। P इक्वल टू कितना होता है? माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी। यहाँ से देखो आपको एक नया फॉर्मूला पता चला है प्रेशर का। किसके फॉर्म में? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के फॉर्म में, उष्मागतिकीय प्राचीनों के फॉर्म में। अगर आपसे कोई पी का फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा? माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी। एफ क्या है यहाँ पर? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, जिसका मान हमारे पास है, तो हम यहाँ डायरेक्ट यूज ले लेते हैं, जो कि एफ इक्वल टू माइनस के टी एल एन जेड के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा? एम्प्लाइज P इक्वल टू मान डाल देते हैं माइनस डेल अपॉन डेल बी, किसका? माइनस के टी एल एन जेड का, कांस्टेंट T पर। अपने पास मान क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, के टी बाहर ले लो, के टी और डेल अपॉन डेल बी ओनली किसका कर दो? एल एन जेड का। ये अपने पास हो जाएगा फॉर्मूला P का।
पी का फॉर्मूला बड़े इजी फॉर्म में आ गया अपने पास, किसके बराबर, के टी डेल अपॉन डेल वी एल एन जेड का, ठीक है। कांस्टेंट टी पर है ये भी अगर अपन प्रति मोल लेना चाहें, प्रति मोल, तो P बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, E एन के टी डेन अपॉन डेल वी एल एन जेड एट कांस्टेंट T। लिख लो। लिख लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 7th। कौन सा बच गया, कुछ ध्यान आ रहा है कौन सा बच गया, अपन ने U पढ़ लिया एक तरह से, F पढ़ लिया, H पढ़ लिया, ठीक है ना, एंट्रोपी S पढ़ लिया, तो एक G भी तो बच गया, G भी था, चार पैरामीटर्स अपन ने देखे थे, कौन से होते थे, U H F और G, इसी सीक्वेंस में अपन ने पढ़े थे, ये तीनों पढ़ चुके, G पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। G को क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा, हेडिंग डालो, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा G, ठीक है। तो आपको G का फॉर्मूला ध्यान हो, तो G बराबर क्या फॉर्मूला होता है, U प्लस पी वी माइनस टी एस, याद आया कुछ, यही फॉर्मूला लिखा था, U प्लस पी वी माइनस टी एस। यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं, माध्य ऊर्जा, तो माध्य ऊर्जा के लिए मान क्या हो जाएगा, G बराबर क्या हो जाएगा, E बार प्लस पी वी माइनस टी एस, क्लियर है। और अभी अपन ने जस्ट 2 मिनट पहले ही पढ़ा है कि E बार माइनस टी एस किसके बराबर देखा था, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी F के बराबर देखा था, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा F का फॉर्मूला अपन ने यही तो लिया था, E बार माइनस टी एस के ऊपर, तभी तो ये माना आया था। तो यहाँ से लिखो चूंकि F इक्वल टू E बार माइनस टी एस, इसका मतलब G बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, F प्लस पी वी के फॉर्म में, क्लियर है, समझ में आ गया। पहले भी अपन ने जब ये पोटेंशियल पढ़े थे तभी भी अपन ने G का मान लिखा था, क्या, E बार प्लस पी वी लिख लो तो आप इसको H के फॉर्म में लिख सकते हो, तो मान H माइनस टी एस आ जाएगा, और अगर E बार माइनस टी एस F के फॉर्म में लिखते हो तो F प्लस पी वी लिख सकते हैं, पता है आप लोगों को, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चों। तो यहाँ से G का मान अपने पास आ गया ये। अब अपन इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो पी वी बराबर क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण से पी वी इक्वल टू एन के टी, पी वी इक्वल टू एन के टी, मान यहाँ पे रख दो, तो G बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, F प्लस एन के टी, क्या वैल्यू हो जाएगी, F प्लस एन के टी के इक्वल, क्लियर है। F का मान अपने पास ये है, F का मान रख देते हैं यहाँ पर, G बराबर क्या मान हो जाएगा, F का मान रख दो माइनस एन के टी एल एन जेड प्लस एन के टी, बराबर एन के टी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस एल एन जेड, ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी G का, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास ऑलरेडी एन के फॉर्म में ही आ रही है, अपन पहले ही चेंज कर चुके हैं, तो यही अपने पास एनर्जी है, जूल
एनर्जी ऑब्वियसली जूल में आएगी प्रति मोल। गिव्स ऊर्जा इतने जूल प्रति मोल। लिख लिया। अब फाइनल एक और लास्ट रह रहा है, वो और देख लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास कौन सा नंबर है ये नंबर है अपना 8 नंबर। 8 पैरामीटर्स पढ़ चुके हैं। ये भी अच्छा तरीका है, लास्ट में पढ़ने से क्या हुआ, पहली वाली चीजें में वापस रिवाइज हो गई। अब आपको ध्यान हो तो पैरामीटर्स तो आपने सारे पढ़ लिए, यू पढ़ लिया, जी पढ़ लिया, एच पढ़ लिया, उसके अलावा एफ पढ़ लिया आपने, और क्या बचा, एंट्रोपी बचा था, एंट्रोपी भी पढ़ लिया आपने। ठीक है, अब अपने पास एक और चीज़ क्या बच गई, एक और चीज़ अपने पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल म्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रासायनिक विभव म्यू। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल म्यू। तो म्यू का फॉर्मूला आप लोग को याद हो, अगर म्यू बराबर अपने क्या फॉर्मूला, बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला था इसका, डेल जी अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट टी एंड पी पर। ध्यान होगा ये फॉर्मूला तो अच्छे से, ये हमने पढ़ा था, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा था, इसको हमने प्रूफ भी किया था। म्यू वन बराबर म्यू टू होता है दो अलग अलग प्रावस्थाओं के लिए अगर हम लेते हैं। ध्यान है ना, ये अपने पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिंपली अपन क्या ले लेते हैं, जी का मान अपने पास ऑलरेडी है, जी का मान यहाँ रख दो बस। क्या हो जाएगा, जी का मान रखने पर जी बराबर क्या हो जाएगा, एन के टी 1 माइनस एल एन जेड। तो यहाँ से इम्प्लाइज म्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एन, ये ले लो आप, एन के टी 1 माइनस एल एन जेड। क्लियर है, इस पे कांस्टेंट टी पर और पी पर, कांस्टेंट टी और पी पर। क्लियर है, कर दो, दोनों का डिफरेंशिएट करो। तो बेसिक सी बात है, एन के टी इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो, डेल अपॉन डेल एन, एन के टी माइनस एन के टी एल एन जेड, दोनों का मान आ जाएगा। ठीक है, अब n के रिस्पेक्ट में करना है तो n के टी में तो तीनों ही कांस्टेंट वैल्यूज है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसका मान तो हो जाएगा 0, ये मान हमारे पास रह जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका 0 नहीं लिख रहे अपन, माइनस इसका अपन करेंगे तो n के टी कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। अब z का वैल्यू अपन पता नहीं है, इसलिए z के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड एल एन जेड, सॉरी डेल अपॉन डेल एन एल एन जेड म्यू इक्वल टू, ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल माइनस एन के टी डेल अपॉन डेल एन एल एन जेड का। ठीक है, ये कांस्टेंट टी पर और पी पर। तो ये आपके सारे पैरामीटर्स हो गए कंप्लीट इन फॉर्म ऑफ जेड। जेड क्या है, संवितरण फल है, 8 के 8। ठीक है, वैल्यूज में ये तो नहीं बोलूँगी सारी वैल्यूज मुझे पता है याद नहीं हो सकती,
करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट आप एक तो वैल्यू आप याद रखोगे ई की। सबसे पहली जो हमने निकाली माध्य ऊर्जा, मैंने आपको क्वेश्चन भी लिखवा दिया, क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज, ठीक है। ई बार की वैल्यू याद रखोगे, ये तो आपके पास मस्ट ही है, याद करनी ही करनी है। और अगर कर सकते हो, पॉसिबल हो, तो साथ में प्लीज एस का मान भी याद रख लोगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा, ठीक है। दो मान अगर आप याद रख लोगे, क्योंकि इन दोनों से बाकी सारे आप बना लोगे। ई के मान से ये है काफी हद तक आप बना लोगे, ठीक है, जब तक एस नहीं आया था। लेकिन एस के आने के बाद जैसे हमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पूछ ली, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूले में डायरेक्टली ई और एस दोनों के मान की जरूरत थी, ठीक है ना। इसलिए तो एस का मान याद रह जाएगा, हालांकि प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ई का मान याद है तो पता है आप एस का मान भी वहां से निकाल सकते हो, अगर आपको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी पूछ लिया तो, ठीक है ना। इसीलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, अगर हम उतना टाइम वेस्ट ना करना चाहें तो ये दोनों मान याद रख लें, तब तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस फटाफट मान रखते जाओ, करते जाओ, जितना ध्यान आ रहा है उतना का उतना कर दो, इतना ही मान रख करके छोड़ दो तो भी कोई बात नहीं। एक तरह से वैल्यू तो आपने पुट कर ही दी मेनली, ठीक है, इस तरीके से। तो ई बार का मान तो आपको 100% याद करना ही करना है, इजी सा फॉर्मूला है। एक ई बार याद कर लोगे, उससे आपके सारे के सारे मान आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये अपना था संवितरण फलन जेड का मान, और जेड के फॉर्म में अलग अलग सारे केमिकल जो भी हमने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो भी पढ़े थे, उष्मागतिकीय प्राचल, उन सब के मान किस तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। फोर्थ यूनिट में लिख लेना, चाहे फर्स्ट यूनिट में लिख लेना, जैसे भी हो, वो कोई इश्यू नहीं है। अब हमें एक और चीज पढ़नी है, वो हमें देखनी है, जैसे यहाँ अभी हमने पढ़ा माध्य ऊर्जा, ई का मान हमने पढ़ा, ठीक है। अब अगर हम पढ़ना चाहें आदर्श गैस के लिए, अगर हम माध्य ऊर्जा का मान देखना चाहें कि आदर्श गैस के लिए हमारी माध्य ऊर्जा क्या होगी, और उसके लिए हमारे पास संवितरण फलन जेड का मान क्या होगा, तो इस पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आया है, इसीलिए हम करेंगे, करवाऊंगी हालांकि उसे मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो फिर एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे कि मैम कहाँ, तो आप क्लास खत्म करने वाले थे फिर आपने बढ़ा दिया। देखो अच्छा है, अगर कोर्स हमारा टाइम पे हो गया तो ये कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं तो बेटर ही है। हालांकि मैं आप लोग को चीज़ें वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो एक तरीके से आपका रिवीजन का काम ही हो रहा है कि आपको अगर पहले साथ के साथ जो स्टूडेंट भी साथ के साथ पढ़ता हुआ चला होगा, उसको जैसे यहाँ पे पैरामीटर्स पढ़ लिए, तो एक तरीके से ये रिविजन हो रहा है आप लोगों का। ये कोई पैनिक चीज़ नहीं है, कोई पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी गोइंग। आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, लास्ट में लगे टाइम है, थर्मो का वीडियो देखो और उसमें आप बैठ करके क्वेश्चंस करते जाओ, साथ के साथ मेरे साथ साथ आप भी रफ कॉपी लेकर के बैठो, मैं यहाँ करती हूँ वैसे वैसे आप अपने सॉल्व किया करो, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो एक हमें जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है हमें, आदर्श गैस के लिए हम माध्य ऊर्जा का मान देखें, ठीक है। क्योंकि कोई आदर्श गैस हो, कोई भी निकाय में अगर हम उसको मान लेते हैं, तो उसके लिए पहली बात तो ई का मान क्या होगा, और ई के करस्पॉन्डिंग अगर हम जेड के मान ज्ञात करते हैं तो हमारे पास जेड का मान क्या होगा। क्लियर है, ये मान हमें निकालने पड़ेंगे, ये मान हमें निकालना पड़ेगा। इसमें स्पेशली मतलब माध्य ऊर्जा तक तो अपन पहुंचे नहीं पहुंचे, उससे पहले ही जेड का मान आ जाता है, और ये जेड का मान एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये निकालना अपने को माध्य ऊर्जा है, ई का टोटल मान निकालने के रास्ते में ही जेड का मान यूज में आता है, और एग्जाम में भी ये जेड का मान पूछ लिया जाता है, जो कि अपने को भी निकालना है। इसको अपन भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद में आपका एक बचेगा आदर्श गैसों का माध्य दाब, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि ये आपके कभी एग्जाम में आया हुआ है या नहीं, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरी है या नहीं। जो ज़रूरी होगा अपन उतना ही करेंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें करने का मतलब नहीं है। अभी तक भी वैसे मैंने आपको वही वही चीज़ें करवाई हैं जो कि आप लोग के कभी ना कभी आए हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको केवल वही वाले ही करवाए हैं, उसी पे बेस्ड और भी कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे, ये टॉपिक भी पढ़ लेंगे, और प्लस इसके साथ में और कुछ न्यूमेरिकल्स फर्स्ट सेकेंड यूनिट से रिलेटेड अगर कुछ न्यूमेरिकल्स लगे तो वो भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप बस अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, आई थिंक नेक्स्ट मंथ से शायद तक होंगे आप लोगों के एग्जाम, तो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर करके आना।